नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 10 जून 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज का कोट देख लीजिए। फेमस फ्रांस के फिलोसफर हैं रोमेन रोनाल्ड। ये अपने कोट में देखो ये कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से लोगों के सपने जो हैं वो घर बना रहे हैं। लोग चाहे देखो वो किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के हों, किसी भी संस्कृति के हों, लेकिन उनके सपने भारत में पनाह ले रहे हैं, भारत में साकार हो रहे हैं। ये कोट ना भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विशालता को दर्शाता है। देखो आपको भी पता है भारत में बहुत सारे रिलीजन्स और फिलोसफीज हैं। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब भारत की संस्कृति को सदियों से समृद्ध बनाते आए हैं, मतलब संस्कृति को मजबूत बनाते आए हैं। और हर एक धर्म का, हर एक फिलोसफी का अपना एक अलग दृष्टिकोण है और जीने का एक अलग तरीका है जो भारत की संस्कृति को और ज़्यादा प्रोस्पर करता है। और देखो भारत की जो डाइवर्सिटी है सिर्फ धर्मों तक सीमित नहीं है। आप देखिए हमारे संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र है। ये तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में हैं। इसके अलावा न जाने कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। नॉर्थ के इंडो आर्यन से लेके आप साउथ में द्रविडियन लैंग्वेजेस देखिए। हर क्षेत्र में अपनी एक भाषा है, हर क्षेत्र में अपना एक अलग साहित्य है, लिटरेचर है। और ये जो डाइवर्सिटी है ना हमें आर्ट में भी दिखती है। आप प्राचीन जो मंदिर हैं जैसे खजुराहो मंदिर हैं, बृहदेश्वर टेम्पल हैं, मंदिरों की दीवारों पे नक्काशी देखिए। आप राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, राजस्थान के कपड़े देखिए कितने रंगीन हैं। साउथ में क्लासिकल डांस देखिए, भरतनाट्यम, कथक। तो मतलब ये सब देखो भारतीयता के यानी इंडियननेस के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। हालांकि देखो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इस वजह से काफ़ी बार छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत है टॉलरेंस और भारत की डेमोक्रेसी, जिनके कारण भारत इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एकजुट होकर बढ़िया से प्रोस्पर कर रहा है। और ये वर्ल्ड के बड़े बड़े जो जानकार हैं उनके लिए भी एक आश्चर्य का विषय है, जो वो हमेशा बोलते थे कि भारत इतनी डाइवर्सिटी वाला देश है, एकजुट होकर नहीं रह सकेगा, कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो ये कोट था। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नीट एग्जाम से संबंधित कंट्रोवर्सी, और एक इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा भी आर्टिकल है पेपर लीक्स। दोनों को मिला के हम ये इशू डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिरसा मुंडा से संबंधित। कल डेथ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा की, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। फिर तीसरे नंबर पे बाल्टीमोर शिप एक्सीडेंट से संबंधित आर्टिकल द हिंदू का, ये बीच में ये डिस्कस करेंगे। वैसे द हिंदू का एक और आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करते लेकिन कल डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इसे आज के डिस्कशन में हम शामिल नहीं करेंगे, कल के डिस्कशन में शामिल करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इशू है ना, वो नीट मैथ्स और पेपर लीक से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ना जीएस पेपर सेकंड में, वहां से भी इस आर्टिकल को स्पेशली आप रिलेट कर सकते हो। देखो 10 साल हो गए जब एमबीबीएस सीट्स को फिल करने के लिए ना नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ था। शुरुआत से ही ये जो एग्ज़ाम है ना नीट का, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्यों ने काफ़ी विरोध किया था इस एग्ज़ाम का और बोला था कि पहले जो हमारा मेथड था ना 12वीं के मार्क्स के बेस पे हम एमबीबीएस के सीट्स को फिल करते थे, वो तरीका ज़्यादा बढ़िया था। तमिलनाडु में नीट का जो इशू है वो काफ़ी सीरियस इशू है। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने तर्क थे कि पूरे देश में एमबीबीएस सीट्स को फिल करने के लिए अगर एक ही एग्ज़ाम होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। बच्चों का टाइम भी बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन देखो अब ये एग्ज़ाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। हुआ ये, इस बार जो नीट का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया ना, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ मिली, कमियां मिली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यूपीएससी से रिलेट करके।
आप एग्जाम्पल मान लीजिए समझने के लिए, पिछले साल प्रीलिम की जो कट ऑफ थी वो थी 100, और इस बार भी प्रीलिम का पेपर ऑलमोस्ट उतना ही डिफिकल्ट है, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ ना बहुत ज़्यादा आसान हुआ, लेवल ऑलमोस्ट सेम है जैसा पिछले साल था। तो ऐसी सिचुएशन में कट ऑफ जो है वो देखो 100 के इर्द गिर्द रहेगी। हो सकता है 102 चली जाए, हो सकता है 98 चली जाए, हो सकता है 95 चली जाए, 105 चली जाए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रीलिम की कट ऑफ एकदम से 125 चली जाएगी, नहीं पॉसिबल है ना, मानते हो। लेकिन देखो नीट में इस बार ऐसा हुआ है, नीट में बच्चों का कहना है कि पेपर का डिफिकल्ट लेवल ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पिछले साल था, लेकिन अगर पिछले साल 650 से ज़्यादा 30,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे थे, 720 का पेपर होता है नीट का, तो अगर पिछली बार 650 से ज़्यादा 30,000 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे थे, और तो इस बार 650 से ज़्यादा 75,000 के मार्क्स आ रहे हैं, तो आरोप एक तो ये लगता है कि शायद पेपर लीक हुआ है, तभी इतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 650 से ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा आरोप ये लगता है कि 718, 719 इतने मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन नीट में 4 नंबर का होता है, तो या तो देखो 716 आएंगे, और अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो फिर या 715 आएंगे, एक नेगेटिव मार्किंग का आप माइनस कर दो। 718, 719 कैसे आ सकते हैं? तो फिर नीट ये एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, इनका ये कहना था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं ऑलमोस्ट 1563 बच्चों को, क्योंकि ना कुछ सेंटर्स पर ये हो गया था, पेपर देरी से स्टार्ट हुआ, गलत पेपर बट गया, गलत ओएमआर बट गई, इस प्रकार के टेक्निकल ग्लिचेस सामने आए। तो बच्चों का जो टाइम खराब हुआ ना, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ऑलमोस्ट 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिस वजह से ग्रेस मार्क्स को ऐड करके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं 718, 719। आपको एक और हैरानी वाली बात बताता हूं, ऑलमोस्ट ना हर साल जिस बच्चे के 720 में से 720 आए, यानी AIR 1, ऐसे बच्चों की संख्या 1, 2 या 3 होती है, लेकिन इस बार 67 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 मार्क्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखो कोई कमी रह गई है कि 67 बच्चों की AIR 1 है, यानी 720 में से 720 मार्क्स हैं। फिर एनटीए वालों से पूछा गया कि आप ये बताइए, ग्रेस मार्क्स जो आपने दिए हैं कंपनसेट करने के लिए, उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला अपनाया? तो जो फॉर्मूला अपनाया गया उसमें भी कमी दिखी। उन्होंने बोला हमने ये देख लिया उस बच्चे ने बाद में कितने क्वेश्चंस को सोल्व किया, कितने गलत किए, लेकिन देखो शायद ये फार्मूला भी नहीं अपनाया गया। अगर प्रैक्टिकलिटी देखें तो उन्होंने ना सीधा कैलकुलेट कर लिया कि हाँ, ये बच्चा 15 मिनट खराब हुए, 15 मिनट में 4 क्वेश्चन सोल्व कर देता, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके ऐसे ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। देखो राइटर ये बोलते हैं 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। एनटीए से देखो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो ट्रांसपेरेंसी बरते। देखो ये बात सही है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है ना कि इतने बड़े स्केल पे आप एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं तो रह जाएगी। लेकिन देखो ये कुछ ना कुछ कमी नहीं है, पटना सेंटर पे इवन पेपर लीक की भी खबरें आई, और बच्चों का आरोप ये है कि पेपर लीक की वजह से इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ सकती है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि एकदम से कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। अक्सर हम देखते हैं प्रोक्सीज का भी सहारा लिया जाता है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए, जैसे मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त की जगह कोई और बैठते हैं, तो वैसे ही ये मुन्ना भाई टाइप सिस्टम भी काफ़ी चलता है, इम्पर्सनेशन वाला, किसी की जगह कोई और पेपर दे आया। एनटीए को ये आवश्यकता है कि और ज़्यादा मेहनत के साथ में और ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग के साथ में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। और देखो स्टेट्स की आवश्यकता, स्टेट्स की मतलब हेल्प लेनी है तो स्टेट्स की हेल्प ली जाए, लेकिन भविष्य जो है ना स्टूडेंट्स का, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो ये तो देखो नीट का एक एस्पेक्ट है। अब मैं आपको पेपर लीक से संबंधित दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुआ ना, इसमें देखो यूथ में पेपर लीक, एम्प्लॉयमेंट, ये एक मेजर इशू रहा।
अदरवाइज देखो, एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है ना, हमारे देश में चुनाव कैंपेन का पार्ट नहीं बनते, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं करता। लेकिन इस बार पेपर लीक एक अहम इशू रहा जिस पे स्टूडेंट्स ने, यूथ ने वोट दिए हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का अलग से आर्टिकल है। राइटर कहते हैं, देखो खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है, उन्होंने पेपर लीक के इशू को एक मेजर इशू माना है चुनाव के दौरान में, और इस बेसिस पे वोट दिए हैं। 41 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में, और जिसकी वजह से 1.4 करोड़ यानी 1 करोड़ 40 लाख जॉब सीकर जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, वो प्रभावित हुए हैं। आप सिर्फ यूपी का एग्जाम्पल लीजिए। यूपी में इसी साल 2024 में 3 मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लीक हुए हैं। आरओ, एआरओ, यूपी कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में तो देखो 48 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे। अब देखो, कोई बोलेगा पेपर लीक हुआ लेकिन दोबारा से एग्जाम भी तो हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब देखो बच्चा दोबारा से एग्ज़ाम देता है ना, उस पर फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा आता है। अब मान लीजिए राजेंद्र नगर में आके कुछ सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रहने का खर्चा है ना, कुछ लोग अपनी कैपिटल में जैसे लखनऊ में, इंदौर में, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर अपने राज्य में जो कैपिटल है ना, वहाँ पे आके तैयारी करते हैं, वहाँ पे अलग से रूम लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। लेकिन मान लो पूरा एग्ज़ाम साइकिल 1 साल लेट हो गया, तो उसे फिर से रहना पड़ेगा, वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा, फिर से उसे हो सकता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़े। और इमोशनल टोल देखिए ना, पेपर लीक हो जाता है तो इमोशनली कितना टॉर्चर होता है, फिर से सेम चीज़ें पढ़ना, सेम चीज़ें दोबारा से रखना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल टोल होता है, थक जाता है स्टूडेंट। और डर भी लगता है कि नई जनरेशन आ गई है, अब मतलब और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्टूडेंट्स ये सब फेस करते हैं। इसके अलावा देखो, स्टूडेंट्स और बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे अपना घर बार छोड़ के मेजर सिटी में आना तैयारी करने के लिए, कोचिंग क्लासेस को अटेंड करना, और कोचिंग क्लासेस को अटेंड करने के लिए लोन लेना, या फिर अपने पेरेंट्स से बहुत मान मनोबल के बाद पैसे लेना ताकि फ़ीस दी जा सके। कई बार स्टूडेंट्स को मजबूरी में ऐसी जॉब्स भी करनी पड़ती हैं सर्वाइव करने के लिए जो उनकी क्वालिफिकेशन या फिर स्किल को मैच नहीं करती। मुझे आज भी याद है, एक बार क्या हुआ था, 2021-22 की शायद ये बात है, कोविड ख़त्म ही हुआ था, मतलब कोविड की जो भयंकर वाली वेव थी ना, वो ख़त्म हुई थी। तो जोमेटो से मैंने कुछ ऑर्डर किया, और जोमेटो से ऑर्डर करने के बाद में जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव देने आए वहीं राजेंद्र नगर में, वो यूपीएससी के एस्पायरेंट थे। और मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, सही बताऊं तो, क्योंकि मुझे लगा यार मैं ऑर्डर कर रहा हूं और सामने वाला जो मुझे देने आ रहा है वो यूपीएससी का एस्पायरेंट है, मतलब मेरे बराबर, पता नहीं क्या, मुझे बहुत बेकार सी फीलिंग आई उस समय, गिल्ट आया। तो देखो, बहुत लोगों की ना मजबूरियां होती हैं ऐसे, आप में से भी बहुत लोगों की मजबूरियां होंगी, और मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं, और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें फेस करते हैं। स्टूडेंट्स को देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि सरकार कुछ करती नहीं है, हर बार पेपर लीक होते रहते हैं, और कुछ कॉन्क्रीट एक्शन सरकार की तरफ से आता नहीं है। मतलब वाइड स्प्रेड चेंजेस आने चाहिए, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में चेंजेस लाए जा सकते हैं। कानून बेशक एक आया था, पिछले साल की बात है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024, जिसमें सज़ा को इंक्रीज़ कर दिया गया था। लेकिन देखो, हर बार जब पेपर लीक होता है एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम जिस प्रकार से कंडक्ट होता है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। अब कुछ लोग तो ना एग्ज़ाम कंडक्ट करने के तरीके पे ही सवाल उठाते हैं कि एक साथ इतने बच्चों का एक स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, क्या ये सही है? राइटर बोलते हैं देखो, मेथड इससे बढ़िया नहीं है। इवन यूएसए में भी इसी प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है रिक्रूटमेंट के लिए या फिर एलिमिनेशन के लिए, कि बड़े स्केल पे एक निश्चित समय में, फॉर एग्जांपल 3 घंटे में स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है और उसको बच्चे देते हैं। तो मेथड तो यही फॉलो होता है पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं, जैसे यूएसए में अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये भी इसी प्रकार से है। एक करिकुलम होता है, लिमिटेड टाइम में बच्चे की स्किल चेक की जाती है, नॉलेज चेक की जाती है। और अमेरिका के इस एग्ज़ाम में भी रोट लर्निंग होती है, रट्टा बच्चे मार के आते हैं। लेकिन देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जैसे गेट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, ये अब ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं और इनमें पेपर लीक्स की संभावना बहुत कम हो गई है। तो ऐसा कुछ डिजिटल सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है सरकार के द्वारा, लेकिन उसके लिए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैसिव प्रिपरेशंस चाहिए। बट देखो, बच्चों के लिए कम से कम सरकार इतना तो कर ही सकती है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस इशू के बारे में, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा के बारे में आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इस आर्टिकल में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। झारखंड और आसपास का जो ट्राइबल रीजन है ना, वहाँ पे इनको भगवान जैसा स्टेटस मिला हुआ है। और आप जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, संडे यानी 9 जून, कल इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसी के एवज में ये आर्टिकल आया है। बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी जिन्हें उपाधि मिली धरती आबा की। धरती आबा मतलब फादर ऑफ लैंड। अगर देखो ब्रीफ में इनके काम के बारे में और ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, इनका जन्म हुआ था, आज का जो झारखंड उड़ीसा राज्य है ना, वहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा ट्राइब में इनका जन्म हुआ था 1875 में उलीहाटू गांव में, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी गए थे इनको नमन करने के लिए। ये देखो वो दिन थे जब इनका जन्म हुआ ना, तो ब्रिटिशर्स बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक तरफ जहां भारत के सभी सेक्शंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लेकिन ट्राइबल्स के ऊपर उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जैसे बरसों से जिन जंगलों को वो यूज करते आए थे ट्राइबल्स, अपने जीवन याचिका के लिए रोक लगा दी ब्रिटिशर्स ने कि आप जंगलों में नहीं जा सकते, जंगलों के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। पहले ट्राइबल्स में जॉइंट लैंड होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए और बाहर के लोगों को भी अलाउ कर दिया कि आप यहां पर लैंड परचेज कर सकते हो। तो आउटसाइडर यहां पे आके ट्राइबल्स के एरिया में आके लैंड परचेज करने लगे, जिनको नाम दिया गया ट्राइबल्स के द्वारा दीकू। तो दीकू लैंड परचेज करने लगे और ट्राइबल्स जो मालिक हुआ करते थे लैंड के, वो कर्ज के बोझ तले दबते गए और वो उसी लैंड पे मजदूरों की तरह काम करने लगे। जो पहले मालिक थे वो अब मजदूर बन के काम करने लगे। जहां एक तरफ ट्राइबल्स का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, दूसरी तरफ देखो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन भी। बिरसा मुंडा जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए ना एज ए क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ ये तो गलत है, तो उन्होंने अपने ही एक धर्म की शुरुआत की, बिरसायत। उन्होंने बाकी ट्राइब के लोगों को समझाया कि इस प्रकार से आपका जो कल्चर है, ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो बड़ी संख्या में लोगों ने बिरसायत को ज्वाइन किया। इसके अलावा देखो जो बिरसा मुंडा थे ना सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया, बल्कि ट्राइबल्स में कुछ कमियां थी, जैसे अल्कोहल का सेवन करना, जैसे टोना टोटका उस पर विश्वास करना, डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार की जो भी कमियां थी ना, बिरसा मुंडा ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। यानी वो अपनी कम्युनिटी में भी रिफॉर्म्स लेकर आए, एक प्रकार से ना सिंबल बन गए। जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना, सिंबल बन गए वो सेक्रीफाइस का, करेज का। ना सिर्फ मुंडा ट्राइब बल्कि और भी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ना, जैसे ओराओं और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिरसा मुंडा को। उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की उसका नाम था उलगुलान, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था ना ट्राइबल लोगों का, उसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट स्टार्ट की, उस मूवमेंट को नाम दिया गया उलगुलान। अलग से भी यूपीएससी पूछे तो आप इसके बारे में जरूर बताइए। 2 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक बार उन्हें गिरफ्तार किया गया 1895 में, 1897 तक वो जेल में रहे, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वो जेल से निकले तो उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट को मोबिलाइज किया। देखो एक किस्सा है, कहानी है, जेल से जब वो कोर्ट में जाते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि वो एग्जाम्पल सेट करेंगे
कि हमसे पंगा लेने की कैसे कीमत चुकानी पड़ती है पर्सन को। तो जब वो जेल ले जा रहे थे बिरसा मुंडा को, उनके पाँव में बेड़ियां थीं और हर तरफ चाबुक के निशान थे। पता लग रहा था कि उन्हें किस प्रकार से मारा पीटा गया है, बुरी तरह से, हर तरफ जख्म ही जख्म। लेकिन देखो, उनको देखने के लिए ना इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कि ब्रिटिशर्स डर गए, बुरी तरह से डर गए स्पोर्ट देखकर। इतना ज्यादा स्पोर्ट था बिरसा मुंडा के लिए कि आज भी सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें भगवान की तरह पूजती हैं। इसी वजह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइबल्स का सपोर्ट हासिल करने के लिए बिरसा मुंडा से अपने आप को रिलेट करती हैं। 1900 में यानी 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, प्रिजन में यानी जेल में ही, हैजा की वजह से। 25 साल देखो कितनी छोटी उम्र होती है। ऑलमोस्ट आपकी एज अभी 25 के आसपास होगी, ज़्यादातर लोगों की एज आपकी 25 के आसपास ही होगी। भगत सिंह भी देखो 23 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें नमन करते हैं। देखो, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है इन महान लीडर से, लेकिन एक इंस्पिरेशन जरूर है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज, देश मजबूत हो और आने वाली जनरेशन से, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बाल्टीमोर शिप एक्सीडेंट से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 26 मार्च 2024 को ना यूएस में एक हादसा हो गया। ये जो बाल्टीमोर शिप एक्सीडेंट है ना, इसमें क्या हुआ, ये बाल्टीमोर नाम का एक पोर्ट है यूएस में, वहाँ पे ना डली शिप ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और इस शिप में ना ज़्यादातर जो क्रू था ना वो इंडियन था। मतलब ज़्यादातर जो सी फेरर थे, ज़्यादातर स्टाफ शिप में जैसे डेक ऑफिसर, इंजीनियर, कैप्टन, वो इंडियन ही थे। बट हुआ ये कि ना जैसे ही इस शिप ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ब्लैकआउट हो गया शिप में, मतलब लाइट चली गई। लाइट चली गई तो प्रोपल्सन सिस्टम भी बंद हो गया, शिप को इधर उधर मूव करना डिफिकल्ट हो गया और ये शिप जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन देखो, आगे ना एक ब्रिज था जिस पे लोग भी मौजूद थे, तो आउट ऑफ कंट्रोल होके ये जो शिप था ना डली, ये टकरा गया इस ब्रिज से। पूरा जो ये ब्रिज था ये टूट फूट गया, 6 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा जो ये बाल्टीमोर पोर्ट था ना, इस पे भी ऑपरेशंस कुछ समय के लिए बंद हो गए, क्योंकि पोर्ट से सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि टूट फूट गया। अब इंडिया के लिए ये कंसर्निंग चीज़ ये थी क्योंकि इंडियन सी फेरर का, इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स का क्रिटिसिज्म होने लगा कि इंडियन जो मैरीटाइम वर्कफोर्स है वो अच्छी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। लेकिन उस समय देखो, यूएस के राष्ट्रपति बाइडन ने बात संभाल ली थी। उन्होंने बोला, देखो इस शिप में जो इंडियन क्रू मौजूद था ना, उन्होंने काफ़ी फुर्ती से काम किया और अथॉरिटीज़ को पहले ही बता दिया था कि देखो शिप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो अथॉरिटीज़ ने समय रहते कुछ जानों को बचाया भी। बट देखो, एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज होकर आया। जिस कंपनी का ये शिप था ना, सिनर्जी कंपनी, वैसे सिंगापुर बेस्ड कंपनी है सिनर्जी मैरीटाइम ग्रुप की, बट चेन्नई में अच्छे खासे ऑपरेशंस हैं और बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं इस कंपनी में। ये कंपनी बहुत तेज़ी से इमर्ज होकर आई है कि सस्ते ऑपरेशंस चलाती है और बढ़िया ऑपरेशंस चलाती हैं। रेपुटेशन बनी थी इस कंपनी की और इंडियन रूट्स हैं इस कंपनी के, क्योंकि इस कंपनी को इस्टाब्लिश इंडियंस के द्वारा किया गया था, रन भी इंडियंस के द्वारा किया जा रहा है। अब ना ये जो शिप टकराया, ब्रिज से नुकसान हो गया, इसके लिए कंपनसेशन जानते हो कितना देना पड़ेगा? $1.5 बिलियन। इतना ज़्यादा कंपनसेशन, ये तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 12,000 करोड़ हो गया। इतना सारा कंपनसेशन इसलिए क्योंकि देखो जाने गई, इसके अलावा नुकसान हुआ, पोर्ट पे ऑपरेशंस ठप हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ, तो इस वजह से इतना सारा कंपनसेशन देना पड़ेगा। हालांकि ये कंपनी नहीं देगी सिनर्जी, इंश्योरेंस कंपनीज देंगी,
बट बात रेपुटेशन की है। इंडियंस की ये कंपनी थी सिंगापुर बेस्ड। अब रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि इंडियंस जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है मैरीटाइम ऑपरेशंस में, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। इससे पहले देखो 1989 में अलास्का के पास में एक ऑयल स्पिल हो गया था। उस समय बहुत सारे रेगुलेशंस टाइट कर दिए गए थे मैरीटाइम एरियाज में कि आप ये करो ये ना करो, डूज एंड डोंट्स आ गए थे। तो उसी प्रकार से ये जो घटना है ना, ये घटना वैसी ही है। शायद मैरीटाइम रेगुलेशंस को और ज़्यादा टाइट किया जाए। हमारे देश के सी फेरर फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं वर्ल्ड शिपिंग इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से ना इंडिया को रेमिटेंस भी मिलती है। मतलब अलग अलग देशों की जो कंपनीज है ना, शिपिंग कंपनीज हैं, मैरीटाइम कंपनीज हैं, उनमें इंडियन सी फेरर जैसे इंजीनियर, डेक इंजीनियर या फिर कैप्टन, ये सब लोग काम करते हैं। तो वो सैलरी लेते हैं फॉरेन करेंसी में, और वो फॉरेन करेंसी में सैलरी इंडिया में आती है, तो इंडिया को इससे फ़ायदा होता है। सरकार भी देखो इस इशू को लेकर ना चिंतित है। सरकार इसलिए चिंतित है क्योंकि इंडियंस की रेपुटेशन दांव पे है। इस वजह से इंडिया ने इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के तहत इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उसमें अपने आप को एज ए इंटरेस्टिंग पार्टी प्रेजेंट किया है कि हम भी इंटरेस्टेड हैं इस केस में, ताकि इंडिया ये इंश्योर करना चाहता है कि इस केस की जांच ना फेयर मैनर में हो और किसी प्रकार से ना इंडियन क्रू को दोषी ना ठहराया जाए, और जिससे इंडियंस की रेपुटेशन जो है वो दांव पे लगे, और ऐसा ना हो कि इंडियंस को भी जॉब मिलती है शिपिंग कंपनीज में, वो जॉब मिलनी बंद हो जाए या कम हो जाए। कुल मिला के देखो ये जो हादसा है बताता है कि ग्लोबल शिपिंग में क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और कैसे एक हादसा पूरी की पूरी जो रेपुटेशन है वो डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तो इसलिए इस हादसे से बहुत सारे लेसन्स सीखने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है वो है क्वेश्चन पेपर लीक्स, और दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप pwonlyas.com पे जाके दीजिए। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।